आदाब, मैं हूँ शफ़क़ जाफ़री और आप देख रहे हैं पहचान टीवी और पहचान टीवी का ये शो है पहचान विद शफ़क़। आज हम पहचान कराना चाहते हैं कुछ ऐसी दिलेर शख्सियात की कि जो खुलकर हक़ की बात करते हैं। इसलिए कि मज़लूमों के हक़ की आवाज़ बनना हर एक की बस की बात भी नहीं होती, लेकिन आराम से, सुकून से बैठकर सिर्फ़ अपने घर की सोचना, ये भी इंसानों का शेवा नहीं होता। इंसान वही होता है जो दूसरे इंसान के दुख दर्द की फ़िक्र रखता है। मैं बात करूँगी आज फिर कश्मीर की, इसलिए कि बाहैसियत एक माँ, बाहैसियत एक बहन, बाहैसियत एक बेटी, मुझे कश्मीर की माँओं, बहनों और बेटियों की सिसकियों की आवाज़ें आती हैं। और वो आवाज़ें हमें झंझोड़ कर कहती हैं कि कहीं अपने आराम और सुकून में हमें भूल ना जाना। कश्मीर की वादी इस वक़्त लहूलुहान है। कश्मीर की वादी क़ैद व बंद में, सलासिल में पता नहीं कैसे साँस ले रही है। वहाँ आए दिन मय्यतें, लाशें उठ रही हैं। क्या हम बेहिस बने खामोशी से ये तमाशा देखते रहेंगे? वहाँ का हर शहीद होने वाला नौजवान ये कहता हुआ अपने घर से रुखसत होता है, निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के, जहाँ चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। तो चलें आज आपको सर उठाने का मौका देते हैं क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसी हुर्रियत रहनुमा है, जो बड़ी दिलेर है, मनमोहनी सूरत वाली, ये प्यारी-सी लड़की जब बोलती है तो बड़े-बड़ों के दिल दहल जाते हैं और वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसके अंदर असली कश्मीरी खून बोलकर ये कह रहा है कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। आपकी मुलाकात कराते हैं कमल हयात से, जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा है। जनाब हमारे साथ इस वक़्त आपको ये मनमोहना चेहरा नज़र आ रहा है, ये हैं कमल हयात और मैं इनको मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ़ कश्मीर के हक़ की आवाज़ उठाने वाली एक दिलेर लड़की ही नहीं है, इंसान ही नहीं है, बल्कि ये उन रहनुमाओं में इनका शुमार किया जाएगा, जो ना डरते हैं, ना जो रुकते हैं, जो सच और हक़ बात करते हैं और सच अक्सर जो है वो कड़वा होता है। वेलकम करती हूँ अपने शो में कमल हयात आपको, कैसी हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और आप सबका जो साथ है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ओवरसीज़ में रहने वाले जो लोग हैं, वो हमेशा कश्मीर की आवाज़ बनते आ रहे हैं और इसमें मैं आपका भी बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज कश्मीर की बात करने के लिए मुझे बुलाया। अच्छा आपको पता है कमल कि हम अक्सर आपकी वीडियोज़ देखते हैं, पूरी दुनिया में बल्कि देखी जा जी, रही हैं और जी, आपने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो आपकी तरफ मुतवज्जा हों, आपकी बात सुनें। तो ये जी, जैसे जी। जब आप बोलती हैं या आप ये कोई इश्यू उठाती हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए और कश्मीर के लोग इसी बहार के मुंतज़िर हैं। तो आपके जो जी, जी। बयानात होते हैं या आपकी जो वीडियोज़ होती हैं, ये हमारे ज़मीरों को झिझोड़ने के लिए काफ़ी होती हैं। मैंने एक वीडियो आपकी अभी रिसेंटली देखी, उसके बाद मैं मजबूर हो गई कि हम कमल को अपने स्टूडियो में पहचान टीवी पे दावत दें और मैं जी, जी। यहाँ हम जब बाहर मुल्कों में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से जब आपको पता है कि गमे रोज़गार, गमे इश्क बुला देता है, तो हम मसरूफ़ ज़िंदगी में शायद असल हकीकत या असल हक़ाइक़ से रोशनास नहीं हो पाते। तो क्यों ना आपसे कुछ तल्ख़ लेकिन हक़ाइक़ पे मबनी गुफ्तगू हो जाए। इस वक़्त जी। कश्मीर की सूरत-ए-हाल क्या है? ये जितने पाकिस्तानी यहाँ हैं, जो इंडियंस हैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में इस वक़्त मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और पूरी दुनिया में चैनल देखा जाता है, लेकिन मैं ख़ुसूसियत के साथ जो कश्मीरी यहाँ पे मौजूद हैं और वो समझते हैं कि अब उनका पुरसाने-हाल कोई नहीं है, शायद आपकी बात से उनको हौसला हो। कश्मीर की क्या सूरत-ए-हाल है? क्या सब कुछ चैन है, अमन है, चैन की बांसुरी बजाई जा रही है? हमें कुछ इंडियन कम्युनिटी की जानिब से यही कुछ कहा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख़्याल से जितने भी हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो बाहर ओवरसीज़ में रहते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा यहीं से लगा लेना चाहिए कि आप वाशिंगटन पोस्ट हो या ह्यूमन राइट्स की जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशन हैं या जितने भी आप देखें न्यूज़पेपर इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं,
बहुत सारे जो है वो उन्होंने रिपोर्ट्स हमेशा शाया की हैं, चाहे वो इस साल की हो, चाहे वो पिछले साल की हो, या चाहे 72 सालों में आप जब भी देखें, वो हमेशा ये बात करते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा वायलेशन अगर हो रही है, इसराइल फलस्तीन का तो एक अलग इशू है, लेकिन हाँ, जो वायलेशन हिंदुस्तान करता है कश्मीरियों के साथ, वो दुनिया में आपको कहीं पे भी नहीं नजर आएगा। लेकिन जहाँ पे मुसलमान लड़की की बात आती है और इज्जत की बात आती है, तो वहां पे आपके जमीर जो है वो झंझोड़े जाते हैं। आजकल पाकिस्तान में जब 2-4 आप रेप केसेस देखते हैं, तो आप पूरा सोशल मीडिया सर पे उठा लेते हैं। आप देखें एग्जैक्टली। कि वो चीजें हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हुए भी हम लोगों के लिए नाकाबिले कबूल हैं। तो आप ये सोचें कि कश्मीर में लड़कियां, जो नौजवान लड़कियां हैं, उनको उठा के उनके घरों से ले जाया जाता है, और वहां पे जो है वो आरएसएस के लोग जो हैं वो इंडियन आर्मी के लिबास में वहां पे घूम रहे होते हैं। देखिए, किसी के पास आपका सर्टिफिकेट तो नहीं होता ना कि आप इंडियन आर्मी ही के बंदे हाँ, हो। आप हाँ, आरएसएस के वहां पे जो गुंडे हैं, वो हिंदुस्तान ने वहां पे घुसाए हुए हैं। जो नौजवान पीएचडी होल्डर वहां पे हमारे कश्मीरी हैं, वो उनकी एक मुखबरियां करते हैं, उनको फिर क्या करते हैं, अगवा करके ले जाते हैं। उनके माँ बाप को भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं। और अब आप बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको उनका नाम भी गिनवाना चाहती हूँ कि 2016 में हमारा एक हम्म, नौजवान था, उसका नाम था बुरहान वानी। उसकी शहादत हुई थी और उसको शहीद हम्म, कर दिया गया था। उसके बाद आप देखिए, मुसलसल जो है वो पीएचडी होल्डर्स, नौजवान जो लड़के हैं, उनको शहीद किया गया। उनके चेहरों को मस्क कर दिया जाता है ताकि उनकी पहचान ना हो सके, और कश्मीरी जो है वो बाहर निकल के शोर ना डाल सके, और पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान की असलियत ना देख सके। तो हम्म, आप देखें कि सिर्फ बुरहान वानी की शहादत की बात नहीं है। नौजवान जो वहां पे पीएचडी होल्डर हैं, वो पढ़े लिखे हो के वो क्यों बंदूक उठा रहे हैं? क्यों हम्म। उठाना हाँ, उनको बिल्कुल, इतना मतलब क्यों जो है मजबूर हुआ इख्तियार। इंसान? जी, हाँ, अपने हक के लिए, जी। अपनी आजादी के दुनिया लिए। दुनिया दुनिया को सोचना चाहिए, जब आप किसी की बहन को, बेटी को, माँ को, बीवी को आप उठा के ले जाते एग्जैक्टली, हैं, आप उनकी अस्मत दरी करते हैं, तो फिर वो आपके साथ लड़ेगा नहीं, तो फिर वो आपके साथ क्या क्या करेगा? करें? हाँ, मजबूर ठीक होकर है। वो क्या करेगा फिर? हाँ। जी, जी। सो आपके मुल्क में देखें, आपके मुल्क में थोड़ी-सी भी किसी किस्म की वायलेशन होती है, और अगर खुदा न ख़ास्ता वहाँ पे कोई हाँ, मुसलमान नज़र आ जाए, तो वो आप शोर मचाते हैं। जो हाँ, 80 लाख मुसलमान हैं, क्या उनकी आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जब बात करती हैं, तो आप सिर्फ़ कहती हैं कि कश्मीरी मुसलमान। आपको सिर्फ़ मुसलमान नज़र क्यों आते हैं? आप क्यों नहीं बात करती कि हम 5 हमारी इकाइयाँ हैं, हमारी एक स्टेट है जो 84,741 मुरब्बा मील है। आप उसकी बात क्यों नहीं करती? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप बताएँ कि 5 हमारी इकाइयाँ हैं, तो 5 इकाइयों में से कोई एक जगह आप बताएँ जहाँ पे मुसलमान के अलावा किसी और के साथ ज़ुल्म होता हो, वहाँ पे बुद्धिस्ट भी रहते हैं। आप लद्दाख हाँ, में देख लें, बुद्धिस्ट रहते हैं, 3 लाख लोग हैं वहाँ पे, टोटल 3 लाख लोग हैं। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि लद्दाख में जो है वो ज़ुल्म हो रहा हो, क्रिश्चियन वहाँ पे रहते हैं। श्रीनगर में और जम्मू में सबसे ज़्यादा वहाँ पे हिंदू कश्मीरी पंडित रहते हैं। आप देखें, क्रिश्चियन रहते हैं, वहाँ पे और भी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि वहाँ पे उनके साथ कोई ज़ुल्म किया जा रहा है या उनके डोमिसाइल को चेंज किया जा रहा है। सिर्फ़ एक टारगेट जो है वो एक मुसलमान को किया जा रहा है। आप सही की बात नज़र है। में मज़हब को आप टारगेट कर रहे हैं, या आप सिर्फ़ रियासत को टारगेट कर रहे हैं? अगर आप रियासत को टारगेट करते, तो फिर आप आज़ाद कश्मीर जो हमारी रियासत है, उसकी 5 इकाइयाँ हैं, तो आप हुँ, सब पे ज़ुल्म करते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चमड़ी में लिपटे हुए लोग, जो मुसलमान हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, वो सिर्फ़ आपको वो नज़र आते हैं। मेरी आप उन पे मोदी ज़ुल्म मोदी करते हैं। सरकार का ये भयानक चेहरा अब दुनिया के सामने, सबके सामने ही वाज़ेह हो रहा है कि जी, वो जी, मुस्लिम दुश्मन है और वो जिस तरह बिल्कुल मुस्लिमों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मेरे जी, तो लगता है हिंदुस्तान से ही अब तो वाज़ेह हो गया जो दिल्ली जी। में हुआ। अच्छा, मैं जानना असल चाहती हूँ कि में आप जी, जी, आपके जी, अंदर जो जो जी, जो जोश है, वो जज़्बा है, जो रंग और रूप है,
वो कश्मीर वाला है, जो लहजा है कश्मीर का, दर्द रखने वाला। तो आपका ताल्लुक कहाँ से? पहले मेरे व्यूवर्स को ये बताएं, कि वरना सब पूछते हैं जी, ना जी। आपकी। मेरी फैमिली जो है वो भद्रवाह, डोडा, जम्मू से ताल्लुक रखती है। और हम लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर, चककोठी बॉर्डर के पास बिल्कुल करीब उसके गाँव है, सरा चठिया के नाम से। और अच्छा। मेरा ताल्लुक बेसिकली वहाँ से है। और मेरी जो फैमिली है वो पीर गुलाम मोहिउद्दीन पीरज़ादा साहब, बड़े मशहूर वहाँ पे एक पीर गुजरे हैं। मैं बेसिकली उस फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। और 1960 में जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे हलाले अहमर के नाम से गाड़ियां स्टार्ट हुई थी कश्मीर में, तो वो मेरे जो थे ग्रैंडफादर उन्होंने स्टार्ट की थी, जो कि अभी भी चल रही हैं, पंजाब हजारा ट्रांसपोर्ट के नाम से। तो अच्छा। मेरे बहुत सारे खानदान के जो लोग हैं वो ताल्लुक रखते हैं सियासत से भी, और कश्मीर की आवाज भी बनते हुए हैं। और मेरे कजन हैं जिनका नाम इश्तियाक शहीद उनको कहा जाता है। वो 92 में जब ये तहरीक चली थी आजादी हाँ। की, और बहुत ज्यादा जो है वो हमारे कश्मीरी शहीद भी हुए थे, उनमें वो एक हैं जो उस वक्त रैली में बाहर निकले। चस्कोल एक जगह का नाम है, वहां पे वो रैली में गए और हाँ। मोटरसाइकिल पे वो बैठे हुए थे, लेकिन वो उस तरफ से इंडिया ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, और वहां पे जो है वो शहीद हो गए। और वो दरिया में उनकी वो गिर गए थे, उनकी लाश भी दरिया से निकाली गई थी। तो बड़े बड़े जो है वो मिस एडवेंचर जो है वो चाहे वो आजाद कश्मीर हो या कश्मीर, जहाँ पे करीब करीब जहाँ पे आपको बॉर्डर नजर आएगा, वहां पे आपको हर घर में शहीद मिलेगा, चाहे वो आजाद कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो ऑक्युपाइड कश्मीर हो। तो आप और मैं जहाँ पे अभी आपने बात की मोदी की, तो मैं आपको सिर्फ एक थोड़ी सी एक उनका बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। हम मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि 1000 साल तक जो है वो मुसलमानों ने हुकूमत की है बरसगीर पे। और सबसे जो ज्यादा तकलीफ दे चीज है हिंदुओं को, वो जब हमारे महमूद गजनवी आए थे, तो उन्होंने सोमनाथ का जो मंदिर था, जिसको ये कहते थे मत आप तोड़ें, तो उन्होंने 17 हमले किए और उन्होंने तोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि ये भूत तुम्हारे जो से हैं वो अगर मैं ना तोड़ता तो आज मैं मुझे दुनिया जो है वो भूत फरोश के नाम से याद करेगी, भूत शिकन के नाम से नहीं। तो मुसलमानों का तो ये अकीदा है कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मक्का फतह किया था, तो उन्होंने 360 भूत जो है वो तोड़ दिए, खाना काबा को खाली किया। तो हमने तो ये अपने नबी से सीखा है। हमने तो अपने ये जो सुल्तान हमारे गुजरे हैं, जो हमारे बादशाह गुजरे हैं, जो दीन के हक के लिए निकले, हमने तो उनसे सीखा है कि भुतों को तोड़ना जो है वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी में सबसे नुमाया किरदार आपका करता है। तो हिंदू जो हैं वो आज उनकी ये सोच है, आरएसएस जो है वो 1925 को, ये जेलम का मुकाम है रोहतास का, बिल्कुल इसके करीब जो है इन्होंने वहां पे बुनियाद रखी थी कि हम जो है वो मुसलमानों को इन्होंने साथ मिलाया उस वक्त 1925 में, कि हम जो है वो गोरे साम्राज्य से जान छुड़ाएंगे और आप हमारे साथ मिलके जो है वो गोरों को यहाँ से बाहर निकालें। लेकिन उस वक्त गोरा साम्राज्य तो निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में मुसलमानों को समझ आ गई कि जो हिंदू हैं उनकी जो सोच है वो सिर्फ गोरे से निजात नहीं हासिल करना, बल्कि बेसिकली मुसलमानों से नफरत करते हैं। और आप देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब एक यूनिवर्सिटी के दौरे पे गए, उस वक्त ये बरसगीर था, तो एक हिंदू जो था वो उसने कहा कि आप क्यों मुसलमान और हिंदू को अलग करके एक अलग स्टेट की बात करते हैं। तो बार बार मुसलसल ये सवाल पूछने पे उन्होंने कहा जाओ पानी का एक गिलास लेकर आओ। तो पानी का एक गिलास लेकर आया, तो उन्होंने जब पानी का एक घूंट भरा, तो उन्होंने कहा ये मेरा झूठा पियो। उसने नहीं पिया। फिर उसी वक्त उन्होंने एक मुसलमान को अपना झूठा दिया, तो उन्होंने पी लिया। उन्होंने कहा ये फर्क है कि मुसलमान एक जिस्म की मानदीन है, तो वो एक दूसरे की तकलीफ और दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन जो हिंदू है वो मुसलमान से नफरत करता है। तो देखें आप, आज 72 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, तो हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान को कबूल ही नहीं किया। आप देखें आए रोज जो है वो ना सिर्फ कबूल करने से क्या हमारी होता है? हमारा बाहर से जी वजूद में जी पाकिस्तान आ गया और उनकी पूरी कोशिश है जी कि पाकिस्तान
खराब करें। आप देखिए दुनिया भर में, जी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने पाकिस्तान का भी एक ब्राइट फेस आ गया जिसको छुपाने की कोशिश करते रहे थे। आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया, बड़ी अच्छी मिसाल भी दी जी, आपने। तो वो लोग यानी हिंदुस्तान के जो हिमायती भी थे, जो कहते थे कायदे आजम ने गलत किया, और वो वहां के भी कुछ रहनुमा, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, जो हमेशा जी, जी, क्रिटिसाइज करते थे कायदे आजम के उस स्टेप को, और अब तो वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि कायदे आजम का फैसला बिल्कुल सही फैसला था। बिल्कुल। देखिए, आप अब आप अभी मुझे भी आप देखें जी, हम्म, ये नहीं नहीं, देखिए पिछले साल 2019 में जब अ, कश्मीर के ऊपर जो एक उनका स्टेट सब्जेक्ट था, जिसकी मैं डिटेल अभी आपको बताती हूँ, वो हटाया गया, तो ये सिर्फ कश्मीरियों की रियासत को नहीं तोड़ा गया, बल्कि आप देखें कि 35 करोड़, क्योंकि इन्होंने रायशुमारी करके, तो उस वक़्त ये 22 करोड़ हमारे मुसलमान रहते थे हिंदुस्तान में, अभी जो है 35 करोड़ के करीब जो है वो हमारे मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। तो देखें एनआरसी और सीएए इन्होंने लगाया, जिससे ये लोग वो जो है मुसलमानों को वहाँ से निकाल के अखंड भारत जो है इनका बनाने की जो सोच है, जो आरएसएस हाँ, जिसकी मैंने अभी आपको बताई, जिसका इन्होंने बुनियाद रखी थी जेलम के पास, तो इनका मकसद ही यही है कि ये सिर्फ जो हिंदू हैं वहां पे होने चाहिए, और ये हिंदू कल्चर को प्रमोट करते हैं। ये समझते हैं कि पूरी दुनिया जब नई वजूद में आई थी, तब सिर्फ जो था वो हिंदू मजहब था। तो ये मुसलमानों के इसलिए ही दुश्मन है, और शायद पाकिस्तान जब ये बात कहता है कि कश्मीर मेरी शहरग है, तो शायद पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की बात तो कर की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ह्यूमन राइट्स में सिर्फ और सिर्फ बाकी मज़ाहिब के या बाकी लोग नज़र आते हैं, वहाँ पे उनको मुसलमान नज़र नहीं आते। इसी तरह देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब लास्ट ईयर उन्होंने स्पीच की थी, तो उन्होंने कहा था अगर 8 यहूदी भी अगर कहीं कैद होते, तो आपने पूरी दुनिया को सर पे उठा लेना था। क्या हम जो हैं कश्मीरी जो मुसलमान हैं, आप इसलिए उन पे ज़ुल्म कर रहे हैं कि वो कलमा पढ़ते हैं, वो आपके मज़हब से ताल्लुक नहीं रखते? क्या ये जो थर्ड जनरेशन वॉर जो चल रही है, अभी आप देखें हमारे पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से शिया-सुन्नी फसादात करवाए जा रहे हैं, और हाँ, एक इसी कॉल तरह पे आप मैंने देखें कि ये भी जी, जी। समझ में आ गई हमें कहानी सारी। हाँ। जी, जी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों की इंटेलिजेंस हो, चाहे हमारे इदारे हों, चाहे वो हमारा मीडिया हो, ये इस वक़्त जो है वो अच्छा किरदार अदा कर रहा है, और लोगों को बिल्कुल। इस वक़्त जो है वो ज़हनी तौर पे हम लोग जो है मजबूत कर रहे हैं कि आप लोग ये फ़िरकावारियत में मत पड़ें। नहीं तो पाकिस्तान में इन्होंने हुँ, कभी भी कोई वजह छोड़ी नहीं, चाहे मुहर्रम हो, रमज़ान हो, कोई ऐसा हमारा हाँ। महीना जो है वो आता है, तो इन लोगों ने जो है वो कोई न कोई फिफ्थ जनरेशन वॉर भी यही है कि ज़हन में वो फितना झूठी छोड़ना, बातें डाल इंतज़ार के करना। जी, हाँ, जी, हाँ। इस तरह किया अच्छा, जाता मुझे है। आप ना आपसे मुझे जी, एक 2-3 चीज़ें जो हम यहाँ बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जी, जी, वो हम जो जी, जी, सवालात हैं उनकी तरफ से मैं आपसे करना चाहूँगी। माशाल्लाह से आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, आप बात कर लेती हैं, गिरफ्त है आपकी। यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से नारा लगा, और उन्होंने कहा हम कश्मीरी हैं, और हम ये नारा लगाते हैं कि इस पार भी लेंगे आज़ादी, उस पार भी लेंगे आज़ादी। तो क्या कश्मीरी लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या या स्टिल वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि उनको उनको खूब वापस मिल जाए, या वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं? ये कन्फ्यूजन स्टिल बाहर ममालिक में क्रिएट करती है कि हम यहाँ पे आवाज़ ना उठा सकें कश्मीरियों के हक के लिए। जी, कंवल। पहली तो बात ये है कि देखें सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जो ये स्टेट है, जब मैंने आपको बताया कि 1000 साल तक जब मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद आपको पता ही है कि बहादुर शाह ज़फ़र के बाद जो है वो अंग्रेज़ आ गए थे। 2 हुँ, सदियाँ जो है वो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हुकूमत की है। तो उसके बाद जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे, तो उन्होंने ये जो 560 के करीब जो थी वो मुख्तलिफ रियासतें थी, जो उन्होंने बेची थी, और एक रियासत जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। इसी तरह महाराजा वहाँ पे गुलाब सिंह था, जिसने 75 लाख नानक शई जो उस वक़्त का पैसा था, उसके मुताबिक जो अंग्रेज़ों से ये खरीद ली थी। तो इसी तरह लद्दाख भी खरीदा गया, जम्मू का इलाका खरीदा गया, जम्मू 1826 से पहले जो है वो पंजाब का इलाका था, उसको खरीदा गया। इसी तरह गिलगित-बल्तिस्तान को भी खरीदा गया, लद्दाख को खरीदा गया, अक्साई तिब्बत हा को खरीदा गया। तो महाराजा ने एक स्टेट सब्जेक्ट जो है वो बना दिया था कि ये जो है स्टेट मेरी मलकियत है, क्योंकि मैंने इसको खरीदा है। इसी तरह महाराजा का एक बेटा रंजीत सिंह, फिर प्रताप सिंह था, फिर उसके बाद महाराजा का जो आखिरी चौथा बेटा था, जिसका नाम था हरि सिंह। हुँ, उसने 1927 को ये एक स्टेट सब्जेक्ट लगाया, जिसका मतलब ये था कि गैर रियासती जो लोग हैं वो कश्मीर में जगह प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, और ना ये वो यहाँ के
रिहायशी हैं, जो कि वो अभी तक स्टेट सब्जेक्ट चल रहा है। अब आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि इस बार भी लेंगे आज़ादी, उस बार भी लेंगे, ये उसका मैंने आपको थोड़ा-सा पस-ए-मंज़र बताया। ठीक है। बेसिकली जितने भी हम देखें 3 जून 1947 को जब गोरा साम्राज्य यहाँ से जा रहा था, तो गवर्नर था यहाँ का उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। उसने कहा हुँ, कि महाराजा हरी सिंह से कि आप जो है इलाके हिंदुस्तान कर लें या इलाके पाकिस्तान, आप दोनों मुल्कों में से किसी एक के साथ चले जाएँ, क्योंकि आपकी रियासत में मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है। तो महाराजा जो है आप उसकी ये समझ लें कि मैं तो उसकी बदनीयती समझती हूँ कि उसने इस हुँ, बात को टाल-मटोल वो करता रहा, क्योंकि बेसिकली वो एक हिंदू था। तो वो हुँ, कभी कहता था कि मैंने खुद मुख्तार रियासत रहना है, कभी वो कहता था कि मैंने हिंदुस्तान के साथ जाना है। उस वक़्त जो है वो नेहरू लाल को उसने पैगाम भी भिजवाया कि हाँ, आप जो है वो अगर चाहते हैं कि हम आपके साथ एक्सेशन करें, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ही महाराजा रहूँ, मेरी आज़ाद स्टेट ही रहे, लेकिन हम लोग कुछ शराइत पे आपके साथ जो है वो हम लोग जो है वो आपके साथ जो है एक्सीड कर लेंगे, एक्सेशन कर लेंगे। तो उसने इनकार कर दिया और टाल-मटोल करता रहा। लेकिन इसी तरह आप देखें कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह को जब ये पैगाम भिजवाया गया, तो उसी वक़्त रेडियो पाकिस्तान पे भी और ख़ास तौर पे उन्होंने रिटन उसको एक लेटर लिखा कि जी ठीक है, हम इसको स्टैंड स्टिल को के नाम से एक एग्रीमेंट है, जिसकी अभी भी आप अगर नेट पे रिसर्च करें तो आपको मिल जाएगा। उस वक़्त उन्होंने एक लेटर लिखा कि ठीक है महाराजा, आप अगर इंडिपेंडेंट रियासत बना के आप ही महाराजा रहना चाहते हैं, लेकिन आप हुँ, शराइत पे एक्सेशन करना चाहते हैं, तो मैं कबूल करता हूँ। ठीक है? जिसको अभी भी ये खुद मुख्तार जो नारा लगाते हैं, ये इसको कहते हैं कि नहीं, आप कायद-ए-आज़म ने कहा था कि भई आप बेशक इंडिपेंडेंट रियासत रह सकते हैं, तो ये इसी बुनियाद पे ये लोग ये बात करते हैं। अब आपकी मैं अगली बात का जवाब दूँगी कि आपको पता है कि जो है वहाँ पे कबायली आ गए थे और तकरीबन 18 महीने जहाद होता रहा। इस पे भी हुँ, बहुत ज़्यादा जो है मुबालगा रही है। तो हाँ, कश जहाद जो है वो कश्मीर के अपने लोग जो थे उस वक़्त सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब उन्होंने और सरदार इब्राहिम साहब और कैप्टन शहीद अ, हुसैन थे इसी तरह सैयद बशीर हुसैन जाफ़री साहब थे, ये नौजवान लोग थे और इन्होंने वहाँ पे जहाद स्टार्ट करवाया इसलिए कि वो जानते थे कि महाराजा एक हिंदू है और महाराजा की नीयत ये है कि वो जो है वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता है, जबकि जो वो मुसलमान हैं, मेजॉरिटी में हैं और वो इलाके पाकिस्तान करना चाहते हैं। अगर ये बात सच ना होती तो 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान बनने से कम 24-25 दिन पहले उन्होंने एक रईसुल एहरार के नाम से और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से 2 ही जमातें थी, उन्होंने मिल के एग्रीमेंट किया, करारदादें पास की कि हमने इलाके पाकिस्तान करना है। ये हुँ, है इसका पस-ए-मंज़र जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स अप करके आने वाली नस्लों को कन्फ्यूज़ कर दिया है। तो आपके हुँ, प्रोग्राम से मैं चाहती हूँ कि हमारी जो नस्लें हैं उनको ये समझ आनी चाहिए। मैं जितनी बातें कर रही हूँ ये इनका मुकम्मल तौर पे आप वो इंटरनेट पे और अपनी किताबों में जायज़ा ज़रूर लें। तो दूसरी बात जिस तरह आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आपको पता है कि कबायली वहाँ पे चले गए और 18 माह तक वहाँ पे जहाद होता रहा, तो श्रीनगर तक जो है वो हमारे जो कबायली थे वो पहुँच गए और क्या हुआ, नेहरू जो है वो और जो महाराजा हरी सिंह था वो भागता हुआ महाराजा जो है वो चला गया नेहरू के पास कि भई आप जो है वो अपनी फ़ौजें उतारें और कबायलियों को यहाँ से निकालें। और नेहरू ने उस टाइम चाल चली और उसने कहा कि जी, जिस तरह मैंने आपके साथ शर्त रखी थी कि आप जो है वो हमारे साथ अगर एक्सेशन कर लें, तो फिर हम जो है वो आपकी मदद करेंगे। महाराजा ने टेम्परेरी एक्सेशन किया जिसका आज तक 72 साल हो चुके हैं, हम लोगों में से किसी ने भी वो एक्सेशन पेपर मंजर आम पे नहीं आए और उस दौर के जो भी वो लोग थे जो इस उस एक्सेशन के आई विटनेस थे उन वो झूठ बोलते रहे। कुछ कहते हैं कि 26 को एक्सेशन हुआ था, कोई कहता है 27 को हुआ है, लेकिन उसका भी कोई सर-पाँव आपको नहीं मिलेगा, ना इंटरनेट पे और ना उनकी अपनी किसी बात पे, झूठ की बुनियाद पे। फिर आप हुँ, ये देखें कि जब वहाँ से ये यूनाइटेड नेशन चले गए और यूनाइटेड नेशन में करारदादें पास की गई, नेहरू ने प्रोमिसेस किए श्रीनगर चौक में और पाकिस्तान के साथ भी कि ठीक है जी, आप अपने कबायलियों को निकालें, हम यहाँ पे रेफरेंडम करवाएँगे और रेफरेंडम के ज़रिए जो है वो हम लोग इस तरह करेंगे कि कश्मीर के जो लोग हैं, जो वो फैसला करेंगे, वही फैसला जो है हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो आपके साथ जाना चाहते हैं, तो ये पूरी रियासत आपके साथ जाएगी। अगर ये मेरे सा हमारे साथ आना चाहते हैं, तो ये हमारे साथ आएगी। इसी तरह जो है
वहां पे उस वक्त कबायलियों को निकाल दिया गया, और जो तकरीबन आप समझ लें कि श्रीनगर से आगे तक वो जा चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से जब यूनाइटेड नेशन ने ऑर्डर किया तो वो कबायली वहां से निकल आए, और आज तक वो मामला यूनाइटेड नेशन में रद्दी की टोकरी हुँ, में समझती है उसको, वो बन के करारदादें पड़ी हैं, उस पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका। एंड पे मैं यही बताना चाहती हूँ कि लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं कश्मीर हुँ, को पाकिस्तान के साथ जम करने के लिए। जो आज हुँ, जो जैसे फिफ्थ जनरेशन की बात मैंने की, या फिफ्थ जनरेशन वॉर की मैं बात जो करती हूँ, लोगों को आज भी गलत जो है वो बातें बता के कश्मीर की हकीकत को, कश्मीर के दलाइल को इतना गलत किया गया है कि पाकिस्तान के हुँ, मुखालिफ उनको खड़ा कर दिया गया है। और जब ये बात करते हैं कि इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको कहूंगी कि सैयद अली गिलानी साहब जो आज 90 साल के हो चुके हैं, अपनी पूरी हुँ, जिंदगी उन्होंने एक ही बात की कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमारा कल्चर एक, हमारी सकाफत एक, हमारा कलमा एक। और तकसीम हिंद पे जब कह दिया गया था कि जहां पे मुसलमान मेजोरिटी है वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो हम पाकिस्तानी हैं, हम हुँ, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। और जैसे आपने खुद मुख्तारी की बात की, तो 1972 में बदकिस्मती से मकबूल भट्ट जब उनको शहीद किया गया, उनको फांसी दे दी गई, हिंदुस्तान ने उन पे काफी जो सख्त इल्जामात लगाए, तो उसके उसके बाद जो है 1972 में बरतानिया में ये एक तंजीम जो है वो बनाई गई जिसका नाम JKLF है। और इनका मकसद भी यही था कि हम लोग खुद मुख्तार रियासत बनाएंगे। और खुद मुख्तार रियासत जो महाराजा की स्टेट, जो हुँ, 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लगाई हुई, ये 5 इकाइयां हैं, इनको वो जोड़ के दोबारा और वो वही रियासत बनाना चाहते हैं जो एक हिंदू की रियासत थी, जिसमें मेजोरिटी हुँ, मुसलमानों की थी। और ये इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जैसा कि अब आप जानती हैं कि देखिए हर दौर में अ, आप जमीनी हकाइक को देखते हैं, आप लोगों के हुँ, मसाइल को देखते हैं। आप देखें 72 साल हो चुके हैं, अ, वो रियासत दोबारा नहीं बन सकी। हुँ, और आप इसको जितनी मर्जी कोशिश भी कर लें, आप पहले ये मसला जो था वो मेरा ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान का था, लेकिन मेरा ख्याल से 2020 के बाद जो है ये मसला 3 एटमी कुव्वतों के दरमियान में अब आ चुका है, जिसमें चाइना बिल्कुल, हाँ, और इंडिया और इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान, हाँ। जी, जी। तो आप तो यानी आप अभी चाहते हैं कि आपको दुनिया को सारी दुनिया को यानी हम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, ये यहाँ की ये जो हुकूमतें हैं, वो भी हमें इस वक़्त ये जब प्रोग्राम रिलीज़ होगा तो सुनेंगी, देखेंगी, वॉच कर रही जी, हैं जी, हमें। इन लोग सबको ये जी, होश के नाखून लेना चाहिए कि ये एक जी, मतलब एटमी पावर्स का आपस में टकराव अगर हो गया तो उसका नुकसान पूरी पूरी दुनिया को होगा। तो जी, आप क्या बिल्कुल। चाहती हैं हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो कश्मीरी फैमिलीज़ हैं या बल्कि मैं कहूँगी इंडियंस भी जो कि मैं समझती हूँ बाशऊर हैं, जो आरएसएस वाली सोच नहीं रखते, उन सबसे क्या कहना चाहेंगी? क्या करना होगा हमें कि हम इस कश्मीर के मसले को जल्द से जल्द हल करवाने की जानिब लेके चलें? आप हम लोगों से क्या देखिए चाहती हैं? मैंने अभी आपको काफ़ी हिस्ट्री भी बताई है, मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको आगे भी मुझसे सवाल करने में थोड़ी-सी आसानी हो। इससे आगे का हुँ, मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि देखें अ, खुद मुख्तारी जो है वो कश्मीर के शायद लोगों को कभी भी ना मिल सके, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको जैसे कहा कि ज़मीन के हक़ाइक़ भी होते हैं, 3 एटमी ताकतें भी अब आ चुकी हैं, वो दोबारा जो स्टेट जिसकी ये डिमांड करते हैं, वो शायद इनको दोबारा कभी भी ना मिल सके। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी करारदादें हैं, उनमें कोई कहीं पे भी ये ऐसा मेंशन नहीं है कि जी आप इंडिपेंडेंट रियासत बना सकते हैं। सिर्फ़ वहाँ पे 2 ही रेज़ोल्यूशन में बातें हैं कि आप या तो हुँ, एक्सेशन करेंगे, प्रॉपर जो हाँ, पूरी रियासत है, जो 5 इकाइयाँ हैं, वो या तो हिंदुस्तान के साथ जाएँगी या वो पाकिस्तान के साथ जाएँगी। लेकिन बदकिस्मती से आज तक यूनाइटेड नेशन इस पे अमल दरामद तो करवा नहीं सका। हुँ, अ, और दूसरी बात ये कि जहाँ जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं या हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, देखिए जिस तरह आप बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, आपको आज़ादी है। आप आज़ादी से अगर आपके पास पासपोर्ट है इंडिया का, तो आप इंडिया जा सकते हैं, आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तान भी आ सकते हैं, कश्मीर भी जा सकते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी आप जा सकते हैं, इन कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, मकबूज़ा हुँ, कश्मीर के लोग भी। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और आप आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन आप यूरोप में रहते हैं, और अगर आपके पास यूरोप का भी पासपोर्ट है, तो भी आप मकबूजा कश्मीर अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलने जा सकते। इंडिया हुँ, की पॉलिसी आप चेक कर लें कि वो
मकबूजा कश्मीर के रहने वाले लोगों को पासपोर्ट तक इशू नहीं करता कि ये लोग हाँ बाहर बिल्कुल। जाएंगे। मेरा ख्याल से 90s से पहले पहले जो लोग जा चुके हैं, या अब भी बहुत बहुत ज्यादा जो लोग जिनको वो समझते हैं कि ये आजादी की बात नहीं करते या ये इंडिया के सारे इलाके की बात करते हैं, उनको शायद ये पासपोर्ट इशू कर देते हैं। अदरवाइज वो वहां पे किसी को भी पासपोर्ट इशू नहीं करते। तो आप अंदाजा यहाँ से लगा लें कि हाँ। कश्मीर की जो स्टेट उनके पास मौजूद है, वो हम्म। सिर्फ पाकिस्तान को तंग करने के लिए कि वहां से पाकिस्तान का पानी आता है, क्योंकि वहां से हमारा जो नीलम और झेलम जो है दरिया वहां से आते हैं। तो अभी हम्म। 60 बिलियन के करीब जो है वो मोदी ने इन्वेस्ट किया है कि पानी का जो रुख है वो मोड़ दिया जाए और पाकिस्तान जो है वो बंजर हो जाए। तो आप इनकी हम्म। जहनी सोच देखें कि मैं हिंदुस्तान के जो ओवरसीज में लोग रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि इंसान होने की हैसियत से आपका पानी पे हक है, या आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, तो आप कैसे किसी से हाँ। छीन सकते हैं? आजादी हाँ। आपको अल्लाह ने दी हुई है, आप उससे कैसे छीन सकते हैं? वो हम्म। जिस रियासत की बात आप करते हैं कि एक्सेशन हमारे साथ महाराजा ने किया, जो आज तक जिसके एक्सेशन पेपर ही मंजर आम पे नहीं आए, तो वहां पे जो है वो 80 तकरीबन 80 लाख से लेके तकरीबन आप 95 लाख तक, आप 95 लाख तक समझ लें कि नगर में और वैली में लोग रहते हैं। आप उनके हकूक कैसे छीन सकते हैं? आपने हम्म। अपनी 9 लाख फौज वहां पे रखी, तो भी क्या हम्म। हो गया? आज आप अपनी फौज को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, उन पे जुल्म करते जा रहे हैं, उनकी बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं, आप उनके हम्म। नौजवानों को मार चुके हैं, आप उनके बच्चों को ड्रग्स पे लगा चुके हैं। आप एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें कि ये जो डिटेंशन सेल्स बनाए जाते हैं, वहां पे नौजवान लड़कों जो ग्रोइंग अप कर रहे हैं, जो ग्रो हो रहे हैं, उनको ये डिटेंशन सेल में डाल देते हैं, उनको ड्रग्स पे लगा देते हैं ताकि ये लोग पढ़े ना और ये बंदूक ना उठा सकें, ये आजादी की बात ना कर सकते हैं। तो आप उनसे, आपने कश्मीरियों से सब कुछ तो छीन लिया है, उनकी बेटियां उनकी छीन ली, उनकी उनके सोच को बेटे कर लिया है। जी बच्चों को बहुत कैद जी किया हुआ है, ये भी खबर आई थी कि जी बहुत बच्चे जो हैं जी। वो उसमें कैद में। ठीक, ठीक। कमल, तो अब आपको क्या आपने लगता है कि कि जी अब इतनी जो पूरी रेजिस्टेंस कर दुनिया चुके हैं। शोर मचा है, इससे फ़र्क जी, पड़ेगा? या मुझे तो लगता है कि मोदी के कान पे जूं भी नहीं रुकती। उनको असल तो में लगता शायद है कि मैं आपको बताऊं, दुनिया को फर्क अगर पड़ता होता तो 72 हुँ। साल में इतने जुल्म हुए हैं। मेरे ख्याल से हाँ। वाशिंगटन पोस्ट से लेके एम्नेस्टी इंटरनेशनल तक जो है वो सब ने लिखा है कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो शायद हमारे जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, या यूनाइटेड नेशन हो, या जितने भी ये बड़े बड़े मुल्क हैं, इनको शायद एहसास हो जाता, लेकिन इनको एहसास इसलिए नहीं होगा कि चाहे वो हमारे अरब ममालिक हैं, बदकिस्मती से उनकी अपनी बहुत बड़ी 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 इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हें हुँ। अपनी इन्वेस्टमेंट से मतलब है, उन्हें मुसलमान का खून बह रहा हो उससे शायद कोई कोई गर्ज नहीं है। तो हुँ। आप देखेंगे जैसे अरब में से पिछले साल भी हमने देखा कि इन्होंने मोदी को बुला के तो एक सिविल अवार्ड जो है वो दिया। दुनिया हाँ, पूरी जो बिल्कुल, है उसी वक़्त उन्हीं दिनों मुसलमान जब किस तरह बोले। जी, कि लॉकडाउन जो जिस लोग वक़्त हुआ उसी जिन वक़्त जिन जी जी जिन अरबों ने फलस्तीन में इतना जुल्म हुँ। हो रहा है, जिन पे उनकी जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने वहां पे अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो ये तो हम अजमी हैं जिन्हें वो कुछ समझते ही नहीं है। तो उन पे वो हुँ। क्या कोई स्टांस लेंगे या क्या कोई बात करेंगे? ओआईसी का किरदार भी मेरा ख्याल से वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारे लिए यूनाइटेड नेशन का किरदार है। तो हुँ। मैं नहीं अच्छा समझती। कमल, ये बताएँ कि आपको जी इमरान खान और उनकी कैबिनेट की जो इस वक़्त जो भी उन्होंने काविशें की हैं कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है, आप उससे मुतमईन हैं एज़ अ कश्मीरी? देखिए, मैं न्यूट्रल होके बात करूँगी, हालाँकि मैं बेसिकली खान साहब को बड़ा सपोर्ट भी करती हूँ। लेकिन मैं न्यूट्रल हुँ। होके बात करूँगी कि पहले की जो हुकूमतें थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पहले तो अभी एक आपके प्रोग्राम में मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जब 1971 में वो स्कूते ढाका हुआ था और हमारा बांग्लादेश जो हमारी आप समझ लें कि एक 108 सूबों पे मुश्तमिल वो एक मुल्क है आज और तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमारा हिस्सा था हुँ। वो, और वो हमसे जुदा हो गया। बदकिस्मती से हुँ। उस दौरान जो है हमारे वहाँ पे सिविलियन और हमारे जो आर्मी से रिलेटेड जो लोग थे, वहाँ पे 93,000 जो लोग थे वो कैद हो गए। तो अ, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसको हम लोग कहते हैं शिमला एग्रीमेंट।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग और जितने भी मुझे ये लोग सुन रहे हैं, ये शिमला एग्रीमेंट को जरूर पढ़ें। शिमला एग्रीमेंट में के मुताबिक जो है वो जब 93,000 जो हमारे कैदी हैं वो जब वापस बुलाए गए, कुछ रिकॉर्ड में 34,000 कहा जाता है, कुछ रिकॉर्ड में वो 93,000 कहा जाता है, लेकिन बहरहाल शिमला एग्रीमेंट किया गया और उसमें यही कहा गया कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। लेकिन एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको उन्होंने खींच दिया और ये कहा गया कि हम लोग जो है टेबल टॉक पे भी बात करेंगे। तो देखिए, जब कोई भी क़यादत जो है वो यूनाइटेड नेशन जाती है या वो किसी से बात करती है, तो वो कहते हैं कि जब आपने शिमला एग्रीमेंट खुद किया है और आपने खुद डिसाइड किया हुआ है कि आप लोगों ने टेबल टॉक पे बात करनी है, तो फिर आप हमसे क्यों बात करते हैं? आप खुद जाके एक दूसरे से बात करें। और 1972 से लेके आज तक जो है वो कश्मीर के टॉपिक पे आप देख लें कि हिंदुस्तान ने कभी भी टेबल टॉक नहीं की पाकिस्तान के साथ। भुट्टो साहब के बाद देख लें आप कि नून लीग की हुकूमत आई, डिक्टेटरशिप भी आई, 37 साल तक जो है वो हमारी डिक्टेटरशिप आती रही है। उसमें ज़िया साहब भी आते रहे हैं, सदर अयूब भी आए हैं, मुशर्रफ साहब भी आए हैं। इसी तरह देखिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है 2 बार, 2 मरतबा नून लीग की हुकूमत आई है और अभी तीसरी मरतबा खान साहब की आई है। ये 72 साल से चल रहा है। मुझे समझ नहीं आती है कि इनके नवाज शरीफ साहब को देखें तो उनके अपने बिजनेसेस जंदाल के साथ, मोदी के साथ उनकी ऐसी यारी कि वो बगैर जो है वो वीजे के उनकी नवासी की शादी भी आ जाता है। अगर आपकी इतनी दोस्तियां हैं, इतनी यारियां हैं, आपके बिजनेसेस हैं, तो जब ये हिंदुस्तान जाया करते थे तो ये हुर्रियत जो लीडरशिप थी उनके साथ मुलाकात तक नहीं करते थे ये लोग। तो ये क्या कश्मीर के लिए इन्होंने करना? इन्होंने क्या कश्मीर के लिए करना? मौलाना फजलुर रहमान जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, आपने उनको चेयरमैन कमेटी 10 साल तक लगाई रखा। जितना वो फंड था वो खा जाते थे और मैं तो हैरान हूँ कि कैसा उनका ज़मीर है कि ज़मीर आप देखें कि उन्होंने कहा आप पाकिस्तान ने फाटा को दम कर लिया तो कश्मीर को जो है वो हिंदुस्तान ने दम कर लिया, तो क्या हुआ? हम में उनमें क्या फर्क है? मतलब आप जो है आपको जालिम और मजलूम में कोई फर्क ही नहीं मालूम। दूसरी मरतबा जी जी दूसरा ये है कि उसके बाद हमारे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने सैयद फखर इमाम साहब। वो भी बड़े काबिल आदमी थे, लेकिन उनकी मेरा ख्याल से सेहत जो है वो इजाजत नहीं देती थी कि कश्मीर में। लेकिन अभी शायद यार अफरीदी साहब है। मैं समझती हूँ कि कश्मीर का मसला जो है वो आप शमशीर के बगैर नहीं हल कर सकते। अच्छा। आप अगर यूनाइटेड नेशन की तरफ नजर रख के बैठे हुए हैं तो मैं ये समझती हूँ कि 50 साल हो चुके हैं हमारी करारदादों को वहां पे रद्दी की टोकरी में पड़े हुए, और पूरी दुनिया जो है उसको उसके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। सब समझते हैं कि जो है बहुत बड़ी एक माशी मंडी समझते हैं उसको हिंदुस्तान को, लेकिन किसी को भी जो है वो एक इंसानियत जो है वो किसी में भी नहीं है। इंसानी जान की जो है वो किसी को कोई फिक्र नहीं है। कश्मीरी मरते हैं, मरे, उनकी बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, लुटती जाए, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी आज रही देखें जो हमारी खैर से बदकिस्मती ये है कि हमारी ओपोजिशन अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। जैसे भी आपने देखा कि जब FATF से निकालने का जो कानून पास करना था तो 190 जो लोग थे वो तो आपको ऐसे मिले हैं कि जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। तो ऐसे लोगों से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो कश्मीर की आजादी के लिए जो है वो कुछ करेंगे? हमारे अंदर बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें हम गद्दार भी कह सकते हैं, जिन्हें हम धोखेबाज भी कह सकते हैं, क्योंकि हर दौर में जो है वो जब टीपू सुल्तान होता है तो मीर जाफर भी होता है, जब सलाउद्दीन आप उनको देख लें सिराजुद्दौला होता है तो मीर जाफर भी होता है और मीर सादक भी होता है। तो इसी तरह के मीर जाफर और मीर सादिक यहाँ में मौजूद हैं जो नहीं चाहते, जिनके घरों की रोटियां चल रही हैं, जिनके किचन चल रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि कश्मीर का मसला हल हो। कश्मीर जो है वो सबके लिए एक आप समझ लें कि बहुत सारे लोगों ने मुझे भी क्रिटिसाइज किया कि शायद जो है वो सस्ती शोहरत के लिए जो है वो कश्मीर को के इशू को अपनाया जाता है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये एक इतना सेंसिटिव और तकलीफदेह इशू है कि जिस पे बात जो है जी बात तो करना बड़ा मुश्किल देखिए है, मैंने आपको बहुत मुश्किल बिल्कुल मुकम्मल मैंने आपको इसका पस मंजर बताया और समझाया। बाकी बहुत सारे लोगों ने इल्जाम तो खैर इमरान खान पे भी लगाया कि उन्होंने जो है वो 60 बिलियन डॉलर्स में जो है वो कश्मीर का सौदा कर दिया। ये तो बुनियाद सी बातें हैं।
जो फिर सौदा करते हैं वो फिर उसके लिए आवाज नहीं उठाया करते, और जो फिर आवाज उठाते हैं वो ये नहीं धमकियां लगाया करते कि अगर आपने कश्मीर का मसला टेबल टॉक में ना हल किया तो फिर हम जो है वो जंग की तरफ जाएंगे। और बेसिकली अगर आप देखें तो शायद हम थर्ड वॉर की तरफ जा भी रहे हैं। हाँ। जैसे आप देख लें कि खिते में क्या बदअमनी इस वक्त चल रही है, एशियाई खिता जितना भी है, चाइना का और हिंदुस्तान का जो इस वक्त कंफ्लिक्ट भी चल रहा है। जैसे उन्होंने हमारा लद्दाख है, ये लद्दाख भी बेसिकली जो है ना वो अकाई है कश्मीर की, तो ये भी मुतनाजा है। तो इसीलिए हिंदुस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन नहीं जा रहा, क्योंकि उसको पता है कि मैं खुद एक मुतनाजा इलाके पे कब्जा करके बैठा हूँ, तो मैं किस मुंह से हाँ। जाऊंगा। जी। हाँ। और चाइना एक हाँ। P5 है, और वो जो है वो मैं किस तरह जाके मैं P5 के अगेंस्ट बात कर सकता हूँ, वो वीटो करने की पावर रखता है। वरना हिंदुस्तान जो है वो देखें तगड़ा जो है, उसके सामने वो बिगी बिल्ली बन गया है। और पाकिस्तान जो कितने टाइम से कह रहा है कि तुम जुल्म करना बंद करो, टेबल टॉक पे बात करो और इंसानियत की बात करो, उसके सामने वो बात नहीं करता, उसको वो कुछ समझता नहीं है। तो मैं हैरान हूँ कि देखें कि अगर यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ नहीं करना, ओआईसी ने भी, जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने भी कुछ नहीं करना, यूनाइटेड नेशन ने, ह्यूमन राइट्स की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप सबने अपनी आंखें बंद कर लेनी हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसे दिल रखने वाले, जो दर्द-दिल रखने वाले हैं, जो गैरत को, इज्जत को, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो देखें, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अमन की बात की। सुलह दुबिया को देख लें, फतह मक्का को देख लें, उन्होंने हमेशा अमन की बात की। लेकिन हमारे वही नबी हैं, देखें उन्होंने 28 गज़वात भी लड़े हैं। जब लड़ाई करने पे आए तो उन्होंने बिल्कुल। फिर ये नहीं देखा कि मैं जो है वो अहले कुफार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो ये तो फिर आपको कश्मीर को आजाद करवाना ही है। कब कब तक आप ये चीज देखेंगे कि वहां पे जुल्म होता रहे और आप जो है वो खामोशी से तमाशा देखता रहें? आपको यानी आखिर आपको एक ना उठ-उठ एक कर दिन तो रहना पड़ेगा। उठ खड़ा होना आपका पड़ेगा जुमला है आपको। कि ये मसला जो है कश्मीर का वो शमशीर के बगैर हल नहीं होगा। बिल्कुल, आखिर में बिल्कुल। आप कोई पैगाम दें। मैं चाहती हूँ कि यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं। बहुत सारी कश्मीरी फैमिलीज़ जो यहाँ पे हैं वो देख रही हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊँ कि कश्मीरी फैमिलीज़ जो थी पहले प्रोटेस्ट में, जब ये 5th अगस्त को ब्लैक डे हम जिसे कह रहे हैं, उसके बाद वो प्रोटेस्ट जो हम सब ने किए उसमें वो आते थे। उसके जी। बाद उन्होंने बुर्क़े पहन के आने शुरू कर दिए, अपने आईडी छुपाने की कोशिश, उसके बाद वो गायब हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर चेक लगा हुआ है, हाई कमिश्नर या कौन-सा जनरल जो है वो इंडिया के, वो उनके मुखबिर आते हैं, वो देखते हैं और फिर हमारे घरों को वहाँ पे जाकर तंग करते हैं। तो वो बेचारे तो इस वक़्त बड़े मैं समझती हूँ बड़ी बुरी सूरत-ए-हाल में। अब उनकी हिम्मत भी बढ़ाने के लिए और आप अपने हमवतनों से यहाँ पे क्या कहेंगी कि कश्मीर के इस 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 दर्दनाक किस्से को उजागर करके रखना है, ताकि यहाँ लोगों को पता चले कि दुनिया में कि कश्मीर में हो क्या रहा है? क्या पैगाम देंगी आखिर में मुझे बताइए? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जैसे अभी आपने कहा कि इंडियन हाई कमिश्नर की कमीशन की तरफ से जो है वो लोगों को तंग किया जाता है। हालाँकि ये लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ कश्मीरी हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि अगर आप लोगों को, जहाँ पे आप आज़ाद मुल्कों में रहते हैं, आपको कितना तंग किया जाता है, तो आप सोचें कि कश्मीर के लोगों का क्या हाल होगा? हमारी कश्मीर की ख़वातीन का क्या हाल होगा? हम जैसी ख़वातीन जो हैं वो आज़ादी से, मैं पाकिस्तान में बैठ के बात कर सकती हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के बात कर सकती हैं। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया में भी बाहर प्रोटेस्ट के लिए निकलती हैं, तो आपको हिंदुस्तान के जो गुंडे हैं, वहाँ पे भी अगर आपको तंग करते हैं, तो आप सोचें वहाँ पे जो हैं नौजवान लड़कियाँ, जो बुर्के पहन के, हाथों में पत्थर छोटे-छोटे उठा के और हिंदुस्तान की फ़ौज को ललकारती हैं कि ये रियासत तुम्हारे बाप की नहीं है, ये रियासत जो हाँ, है वो हमारी है। ये हाँ, रियासत किसी हिंदू महाराजा की नहीं थी, जिसने आपको 75 लाख नानकशाही में दे दिया। ये कश्मीर की जो रियासत है, ये 700 साल से है। यूसुफ शाह चक एक मुसलमान की रियासत थी। तो हुँ, मुसलमानों ने हमेशा इसके ऊपर जो है वो हुकूमतें की हैं, और इंशाल्लाह मुसलमान ही इस पे हुकूमत करेंगे। तो मैं ओवरसीज़ जितने भी हमारे कश्मीरी हैं, देखिए आप चाहे खुद मुख्तारी का नारा लगाएँ या आप इलाके पाकिस्तान की बात करें, देखिए जो मेन बात है वो है आज़ादी। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। किसी किसी ऐसे शख्स के ज़ेरे अतात रहना, ये आपके लिए जो है वो मौत मरने का मुकाम है कि आप मुसलमान हो, आप गाय को ज़िबा करते हो, आप कलमा पढ़ते हो, आप नमाज़ खाना काबा की तरफ देके पढ़ते हो, आपको नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती हो, आपके मुसलमानों को यहाँ जो है वो
हाथों को हथौड़ियों के साथ जो है वो तोड़ दिया जाता हो ईद ईद वाले दिन, इस शक पे कि इसने जो है वो गाय को ज़िब्हा किया, ये गाय का पूरा पूरा गाँव उन्होंने जला दिए हों। आपकी श्रीनगर की जो मस्जिदें हैं वहां पे ना सिर्फ 1931 में जब डोगर राजा का राज था तब ताले लगाए गए, तब कुरान पाक पे इशात पे पाबंदी लगाई गई। आज भी हम 2020 में, आप हम 21वीं सेंचुरी में चल रहे हैं, आज भी हमारे कुरान पाक की हर जगह पे बेदबी की जाती है। हमारी मस्जिदों को श्रीनगर में ताले आज भी लगे हुए हैं। हमारी बेटियों की इज्जतें आज भी लूटी जा रही हैं। उसकी कमजोरी सिर्फ हम मुसलमानों की अपनी है, क्योंकि अब हमारे अंदर ना तो सलाउद्दीन अयूबी पैदा हो रहा है, ना मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो रहा है। तो फिर जब आप खालिद बिन वलीद नहीं बनेंगे, कैस बिन रशीद नहीं बनेंगे, तो फिर आप कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा जो है वो क़यामत के दिन दिखाएंगे? और आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आप बुर्का पहन सकते हैं, आप चादर पहन सकते हैं, आप ये कैसे अल्लाह को जाके कहेंगे कि अल्लाह आपकी जो मजलूम उम्मत थी, नबी पाक की उम्मत थी, उस पर जुल्म हो रहा था और मैं बैठ के हाँ। जो है वो अपने घर में सियासत कर रहा था। मैं टीवी देख के कहता था नहीं फलां हुक्मरान जो है वो तो अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने खुद क्या किया है? आपको खुद सबको अपना अपना जो रोल है, जैसे देखें अब आप हैं शफक, आपका अपना एक रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपका नाम सैयद शफक जाफरी है, तो मेरा ख्याल से आप एक सैयदजादी भी हैं। तो देखें हुँ, एक सैयद का क्या रुतबा होता है, एक हुँ, मुकाम क्या होता है। देखिए हम सबकी अपनी-अपनी एक ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों ने अपनी कौम को मुत्तहिद करना है। हम जंगें बिल्कुल। लड़ने नहीं बॉर्डर्स पे जा सकते, लेकिन हमने अपनी दुनिया को, अपने लोगों को बताना है कि हम लोग जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, मुसलमान मुत्तहिद नहीं होगा। आप पूरी दुनिया में देखें, फ़लस्तीन में मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, लीबिया में देख लें, इराक में देख लें, हमारे अमन की बात कर के हमारे 10 जो मुल्क हैं, वो तबाह हो चुके हैं। चाहे हुँ, वो इसराइल तबाह कर रहा हो, चाहे वो अमेरिका तबाह कर रहा हो, अफ़गानिस्तान ने अपनी 4 नस्लें तबाह कर ली हैं, लेकिन आज आप देखें कि सुपर पावर उनके सामने घुटने टेकने को तैयार है। उनके साथ हुँ, अमन का मुआहिदा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऊँची-ऊँची शलवारें पहन के उन्होंने अल्लाहू अकबर कहा था। तो उन्होंने अल्लाह के नबी का रास्ता अपनाया और आप अगर बैठ के आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे और आप लोग जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो सिर्फ अपनी रियासत की बात करेंगे, ना तो आपको अब डोगर राजा हरि सिंह की रियासत वापस मिलेगी, क्योंकि अब वक़्त बदल चुका है। हाँ, अब आपको ये सिर्फ सोचना है कि जहाँ पे मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, आपने उसके लिए आवाज़ उठानी है कि नहीं उठानी? और जो हुँ, हर दूसरे बंदे को कहता है कि तुम गद्दार हो, तुम फलाँ के हुँ, एजेंट हो, तो याद रखिएगा, एक मुसलमान जो होता है वो सिर्फ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजेंट होता है, अपने अल्लाह का ताबेदार होता है। और मेरे जैसे और आप जैसे देखें शफ़क़, जो लोग हैं वो बगैर मफ़ाद के जब बात करते हैं, तो हम जो हैं हमने नबी पाक को और अल्लाह को जाके मुँह दिखाना है कि हमने अपनी जितनी हमारी औकात थी, जितनी हमारी बसात थी, हमने जो है वो आवाज़ उठाई है। अब आवाज़ अमली तो तौर उठाइए। पे जो है वो नौजवान जी, अब नौजवान जो हमारे मर्द हैं, मुसलमान हैं, उनको जो है हुँ, वो कश्मीर को आज़ाद करवाना है, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है, क्योंकि ये जो 2 ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये अल्लाह ने आप पे डाली हुई हैं। क्योंकि देखिए हुँ, हमारा किबला अव्वल भी जो है वो इस वक़्त किस पोज़ीशन से गुज़र रहा है, ये आपके ईमान का, आपके मज़हब का, आपके हुँ, वजूद का, आपके होने का जो है हुँ, वो पूरी दुनिया को आपने बताना है, कि आप एक मुसलमान हैं, बहुत प्यारी आप बात की कलमा आपने, पढ़ने वाले बहुत हैं। प्यारी। जी, हाँ, जी, आप आपकी नम आँखें, आपका ये जज़्बा और जी, जो आप दुःख तकलीफ़ रख रही हैं, बाहैसियत एक कश्मीरी भी और एक औरत होने के नाते आप जिस तरह उनका जी, दर्द बिल्कुल। बयान कर रही हैं, मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि वाक़ई अगर हम इस वक़्त आवाज़ नहीं उठाएँगे और ख़ामोश बैठे रहेंगे और या हम ज़ुल्म यानी कश्मीरियों को मैं कहना चाहूँगी अगर हम यहाँ मुल्कों में रहते हुए भी सोचेंगे कि नहीं हम ज़ुल्म सहते रहें, हम आवाज़ नहीं उठा सकते, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से आवाज़ उठाई जा सकती है। अब तो सोशल मीडिया के ज़रिए से आपको बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला है। मेरे ख़्याल में अब डरना छोड़ना होगा और थैंक यू सो मच कमल कि आपने हमें इतना टाइम दिया। हम जी, आपको आपका फिर बहुत से शुक्रिया। मिलेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया और अल्लाह इस ताला इस को कॉज़ पे और आप काम कर रही हैं। देखें अल्लाह ताला आपको भी इसमें कामयाब करे। ये आप इंशाल्लाह याद रखिएगा, ये जो आपने ज़िम्मेदारी उठाई है कि आपने कश्मीर की आवाज़ बनना है, तो ये याद रखिएगा कि जब रोज़े महशर आप अपने अल्लाह को ये ज़रूर कह सकेंगी कि मैंने बहुत गुनाह किए होंगे, लेकिन मैं एक मुसलमान होके जब हम मेरे अपने जो नबी के उम्मती थे, उन पे ज़ुल्म हो रहा था, तो मैं सैयद थी, तो मैंने अपना जो है वो अपना किरदार निभाया और मैंने आवाज़ उठाई। आपका भी इस बात के लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
कंवल ने बड़े राज की बात कह दी है, और वो राज की बात यह है कि हक को बातिल का वही मार का अहद कदीम, गरम दुनिया में बांदाज़े जदीद आज भी है। फर्क यह है कि नहीं अज़्म हुसैनी, वरना करबला आज भी है, फौजे यजीद आज भी है। और इस फौजे यजीद को आपने और मैंने हुसैनी मिजाज से मिलकर हराना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम कश्मीर के इस मौजू पर बात करते रहेंगे, इसको जिंदा रखेंगे, इसलिए कि हम मजलूम अवाम के साथ खड़े हुए हैं, हम जालिम के साथ नहीं खड़े हुए। अपना बहुत ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करिएगा, और हम कंवल की साथ मिलकर इस जहाद को इसी तरह जारी रखेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।